सियासी लोग बहुत बेरहम होते हैं, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब पुरानी बात हो चुकी है, ये सब हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। नई बात यह है कि जो लोग नए नए राजनीति में कदम रखते हैं वो भी अपनी पति की मौत की परवाह किए बगैर सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं और इस बात से चूक जाते हैं कि उन्हें अपने पति की मौत के लिए सवाल भी उठाना है। ये बातें आपको भला लगे या बुरा लगे, ये सुनेत्रा पवार के लिए मैं कह रही हूं, यानी अजीत पवार की पत्नी के लिए। अजीत पवार का जब निधन हुआ, पूरे देश में सब लोग शॉक थे। जो उन्हें जानते थे, जिनका राजनीति से ताल्लुक है, या हम जैसे लोग जो पत्रकार हैं पेशे से, जिन्होंने सालों साल अजीत पवार की राजनीति देखी है, उन सबको झटका लगा कि ये कैसे संभव है। 2 दिन पहले तक तो वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, अपने तमाम तयशुदा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, और अचानक से मौत कैसे? वैसे उनके घर से ही आवाज उठनी चाहिए थी, यानी सुनेत्रा पवार जो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद थी, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी कि मेरे पति की मौत कैसे हो गई। ये हादसा तो नहीं हो सकता है, ये तो साजिश है। लेकिन आवाज किसने उठाई? महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली ममता बनर्जी ने। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे देश में एक सुर में आवाज आने लगी कि नहीं नहीं नहीं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दिया, नहीं नहीं कोई साजिश नहीं, कुछ नहीं है, ये बस हादसा है। उसके बाद संजय राउत स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अचानक से कैसे ये मामला हो गया, किसी ने परवाह नहीं की। बस जब चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी अजीत पवार की, तब तक उनकी पत्नी, मतलब 13वीं तक का भी इंतजार नहीं किया गया महाराष्ट्र में। जो लोग हिंदुत्व का, सनातन का चोला ओढ़ के घूमते हैं, उन लोगों ने 13वीं तक भी सब्र नहीं रखे और सीधे मौत के तीसरे दिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गई उनकी पत्नी। लोगों ने सवाल उठाए कि भाई अभी तो कोई शुभ कार्य करना नहीं होता है, और ये तो वही बीजेपी है जहां कहीं भी आप नोटिस करना कि सारे शुभ दिन का ख्याल रखा जाता है। लेकिन 13वीं होने से पहले उन्होंने, और एक सिंगल डे मैंने उनका कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। मैं ऑफ रिकॉर्ड जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनसे बात करती रही कि ये कैसे संभव है। मतलब किसी की पत्नी को शक ही नहीं हो रहा है, हम सबके दिमाग में हजार सवाल है कि ये कैसे संभव है। कुछ दिन बाद, मतलब उनके निधन के 1 हफ्ते बाद, उनके ड्राइवर का स्टेटमेंट आता है कि साहब को बाय रोड जाना था पुणे, और उन्हें अचानक से उनकी प्लानिंग का मुझे पता चला कि वो बाय रोड नहीं जा रहे हैं, वो तो प्लेन से जा रहे हैं। ये अचानक से पता चला, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये उनके ड्राइवर का स्टेटमेंट, मतलब वहां भी शक की गुंजाइश बने, लेकिन वहां से भी किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद, मतलब तकरीबन 15 दिन बाद, ऐसा हुआ कि जो वो तस्वीर और जो वीडियोस वायरल हुए थे उसमें किसी ने गौर नहीं किया था। बहुत बाद के दिनों में गौर ये किया गया कि वहां एक तेज धमाका हुआ है प्लेन क्रैश होने के बाद। तब शक और गहराया कि प्लेन में कुछ था तो नहीं, हेलीकॉप्टर के अंदर किसी ने कुछ रखा तो नहीं था। फिर फ्यूल को लेकर चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। ब्लैक बॉक्स के बारे में पता चला कि वो तो है ही नहीं, जिससे सब कुछ पता चलता आखिरी वक्त में पायलट की क्या स्थिति थी, क्या मूवमेंट था, क्या वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार था या नहीं था। ये सब कुछ, इन सबको लेकर ब्लैक बॉक्स से ही जानकारी मिलती है, पता चला ब्लैक बॉक्स ही नहीं है। फिर यह शक गहराते गहराते बात इतनी आगे बढ़ी कि अब इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने, यानी महाराष्ट्र के सीएम ने, सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। अब इसमें एक चेहरे का नाम मैं अभी तक आपको नहीं बता पाई, रोहित पवार, अजीत पवार के भतीजे। और आपने गाहे बगाहे शरद पवार के इर्द गिर्द उन्हें देखा होगा जब अजीत पवार ने पाला बदल लिया था और 2 खेमों में एनसीपी बट गई थी। और आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं, अजीत पवार अपने निधन से ठीक पहले बीजेपी के अगेंस्ट जाने लगे थे। वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देने लगे थे जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिकली उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ या 70 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगाया था, उन लोगों के साथ ही मैं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हूं। और ये सारे स्टेटमेंट देने के बाद खबर ये भी सामने आने लगी थी कि अब दोनों ही गुट, यानी शरद पवार वाली एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों का मर्जर होना है। मुलाकातें होनी शुरू हो गई थी। अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक साथ मंच पर भी दिखे थे, और माना यह जा रहा था कि अगर उनका निधन नहीं हुआ होता तो उनके निधन
के ही हफ्ते में, मतलब जिस हफ्ते में उनका निधन हुआ, उन्हीं 8 से 10 दिनों के बीच में दोनों ही खेमों का मर्जर हो जाना था। मतलब एक एनसीपी हो जानी थी, जिसके सर्वे सर्वा ऑफ कोर्स शरद पवार होते, और अजीत पवार को उन्होंने अपना राइट हैंड माना था। वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सक्रिय थे और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी। कहीं कोई मनभेद नहीं था, न मतभेद न मनभेद, कोई कुछ भी नहीं था। और ये सारी बातें सार्वजनिक हो गई थी। ये मैं आपको पर्दे के पीछे की बातें नहीं बता रही, ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो अजीत पवार के स्टेटमेंट से सब कुछ। और ये बातें बताने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि राजनीति कितनी बुरी है उसको आप समझ सकें। राजनीति इतनी बुरी है कि किसको परेशानी थी कि एनसीपी का मर्जर हो रहा है, किसको परेशानी थी कि अजीत पवार को ज्यादा ही मुखर हो गए थे, किसको परेशानी थी कि अजीत पवार ने यह तक खुलासा कर दिया था कि जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाले गुट और फिर उसमें एक मीटिंग हुई थी कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे गिर रही है, महाराष्ट्र में सरकार को कैसे गिराया जा रहा है, उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे सीएम, उनके खेमे के एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया। और ये सब कुछ मीटिंग जहां पे हो रही थी वहां गृह मंत्री अमित शाह और अडानी साहब, इन सब की मौजूदगी थी। और ये मुझे आपको किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन ये स्टेटमेंट भी दिया था अजीत पवार ने। मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूं इन सारी बातों को आपके सामने रखकर, किससे आप समझिए कि क्या हुआ होगा। इस देश में एक से एक हाई प्रोफाइल नेता मारे जाते हैं, सीडीएस तक की जान गई है, लेकिन कभी हमें कुछ भी जानकारी ऐसी हासिल नहीं होती है जिससे पता चले कि आखिर इस व्यक्ति की जान गई तो कैसे गई। मतलब आप सोचिए, विजय रूपाणी, अजीत पवार, सीडीएस का मैं जिसका जिक्र कर रही थी, और बहुत पूर्व में जाएंगे तो संजय गांधी, इन सारे लोगों, और हर मौत के बाद आप हैरान होंगे कि सारी मौतों के बाद, निधन के बाद साजिश की बू आती है। सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखते हैं जिससे लगे कि कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है, लेकिन इस पे कभी गौर नहीं किया जाता है। अजीत पवार के मुद्दे पर, इनके मामले पर अब सीबीआई की एंट्री होगी, राज्य के स्तर पे सीआईडी भी जांच करेगी, लेकिन इतने दिन बाद। लेकिन शुरुआत मैंने जहां से की थी, मैं फिर उन्हीं बातों पे आती हूं कि ये सब कुछ करना था सुनेत्रा पवार को, लेकिन सुनेत्रा पवार को अजीत पवार से ज्यादा पावर की जरूरत थी। पवार के नहीं, सुनेत्रा पवार को पावर की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने डेप्यूटी सीएम बनना चुना, ना कि अपने पति के लिए आवाज उठाना। मैं उस समय भी एक ऐसा वीडियो आप सबके सामने लेकर आई थी, जिसको मैंने देखा कि किसी की दिलचस्पी नहीं है, तो फिर उस एंगल से मैं आगे बढ़ी नहीं थी। उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था कि इतने हाई प्रोफाइल राजनेता, और खासकर महाराष्ट्र के राजनेता, कभी किसी की सड़क हादसे में जान चली जाती है, कभी किसी की प्लेन दुर्घटना में जान चली जाती है, और सबको सामान्य दिखाया जाता है। सुनेत्रा पवार, आपसे शिकायत है, पवार और पावर में किसको चुनना है ये आपने बहुत पहले तय कर लिया था, लेकिन अभी से भी आवाज उठाइए, ताकि अगर ये साजिश है तो इसका पर्दाफाश हो सके और सच्चाई सबके सामने आ सके। उस ड्राइवर की हिम्मत की दाद दीजिए जिसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि दादा मेरे साथ जाने वाले थे, बाय रोड जाने वाले थे, मुझे बता चुके थे, लेकिन अचानक से आनन फानन में पता नहीं क्या तय हुआ कि वो प्लेन से गए। फिलहाल आपके मन में कोई भी शक, किसी भी तरीके की साजिश की बू आ रही है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये सब कुछ जो अजीत पवार के निधन को लेकर सामान्य दिखाने की कोशिश की गई थी, क्या ये सामान्य सिचुएशन थी या इसके पीछे कुछ और था।